गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर के कोर्स में पेपर जो 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटिश संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ब्रिटिश संविधान जो है वो दुनिया का सबसे पुराना संविधान जो है माना जाता है या है, और साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक प्रणाली भी है। और अगर यथार्थ में ब्रिटिश संविधान की चर्चा करें तो संविधानों की जननी, ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी भी कहते हैं। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम जो है वो ब्रिटेन में ही माना जाता है, ब्रिटेन से ही माना प्रारंभ हुआ है। और ब्रिटिश संविधान ब्रिटिश संविधान में ही जो है बाकी सारे संविधानों की जननी के रूप में भी हम उसको जानते हैं। ब्रिटिश संविधान जो है वो राजतंत्र, अभिजात तंत्र तथा जनतंत्र, इन तीनों का जो है वो मिश्रण जो है ये तीनों का मिश्रण हमें उस ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है। ब्रिटिश संविधान की चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, वह लिखित और लिखित दोनों तो हो सकता है, और जो नियम कानूनों का जो संग्रह होता है जिसके तहत किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश जो संविधान जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन संविधान है, पुराना संविधान है, और इसको जनतांत्रिक प्रणाली की जो है वो सबसे पहले जो जनतांत्रिक प्रणाली का विकास हुआ वो ब्रिटेन से ही हुआ, और संविधानों की जननी भी इसको हम लोग कहते हैं। जो ब्रिटिश संविधान है, तो ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ये तीनों मिलकर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। और इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण जो है वो 1535 में हुआ था, और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का निर्माण करने के लिए उसमें स्कॉटलैंड ने 1707 में सम्मिलित हुआ था स्कॉटलैंड, जबकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना जो है वो 1921 में हुई थी। ये तीनों मिलकर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा जो है वो बृहद रूप में करेंगे, और इसकी जो पहली जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि वह है अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह अलिखित संविधान है। इसका क्या मतलब होता है, लिखित संविधान की क्या विशेषताएं हैं या क्या इसमें बातें बताई गई है महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अमेरिकी संविधान के ठीक विपरीत जो है वो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। अमेरिका में लिखित संविधान है, भारत में भी लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है। यूनाइटेड किंगडम में सरकारी अधिकारों के विवरण और प्रयोग को निर्धारित करने वाले अधिकांश सिद्धांत लिखित नहीं हैं। ब्रिटिश संविधान का केवल आंशिक भाग ही लिखित दस्तावेजों में है। ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास हुआ है और यह जो है अधिनियमित नहीं है। यह इतिहास की देन है और क्रमिक विकास का एक परिणाम है। यह संयोग तथा बुद्धिमत्ता की संतान है। यह स्थिर नहीं है, बल्कि ये गतिशीलता इसमें देखने को मिलती है, गतिशील संविधान है। अतः अपनी पुस्तक
थॉट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में एल.एस. एमरी एक विचारक हैं, कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान कानून पूर्वक्रमिता तथा परस्परता का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान के विभिन्न तत्वों या स्रोतों का वर्णन जो है हम इस तरह से देख सकते हैं, और इन स्रोतों में जो जिससे कि वो अलिखित है और अलिखित रहने के कारण से जिससे कि उसको हम डिफ़ाइन करते हैं और जिससे कि हम उसकी व्याख्या करते हैं और उसको वर्णित करने में जो चीज़ें मदद करती हैं हमारी, तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है परंपराएं, ट्रेडिशंस जिसको बोलते हैं। तो ब्रिटिश संविधान के अधिकांश मूल तत्व जो हैं, तत्वों का गठन परंपराएं करती हैं। जो वहाँ के परंपराएं होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उससे वो संबंधित होती हैं। ये राजनीतिक व्यवहारों के अलिखित सिद्धांतों तथा संवैधानिक व्यवहार का संस्थागत आचरण है, जिसका विकास समय के दौरान हुआ है। जे.एस. मिल ने इनका वर्णन संविधान के अलिखित नीति वचन के रूप में किया है। जे.एस. मिल ने कहा है कि यह जो है अलिखित एक नीति वचन है, जो परंपराएं हैं उसी के आधार पर इसका जो है वो विकास होता है। परंतु कानून के विपरीत इन्होंने न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं, इन परंपराओं को न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं मिलती है और ना ही न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों में ये परंपराएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चूँकि इनको परंपरा और जनमत का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए आमतौर पे इनका पालन किया जाता है। जनमत चूँकि प्राप्त होता है इन परंपराओं को, इसलिए इनको हम लोग वहाँ पे माना जाता है। ब्रिटेन की कुछ जानी मानी जो परंपराएं हैं वो निम्न है, जैसे कि पहली जो परंपरा है कि राजा या रानी को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करनी होती है या करनी चाहिए। ये एक परंपरा है वहाँ। दूसरी जो परंपरा है कि राजा को प्रधानमंत्री पद पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है में बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता जो होते हैं को नियुक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री के पद पर। जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या उसमें जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्त करती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो है कि राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करनी चाहिए। ये भी एक परंपरा है। और उसके बाद जो अगली परंपरा है वो है कि राजा को संसद द्वारा पारित तमाम अध्यादेशों को स्वीकृति देनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये कुछ परंपराएं हैं जिसको वहाँ पे सामान्यतः जो लोग हैं या जनमत है उनको इसको समर्थन प्राप्त होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण तो ये थी पहली जो अलिखित संविधान है उसके अंतर्गत जो विशेषताएं थी उसको हमने देखा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि महान अधिकार पत्र। इसकी विशेषता है कि जो महान अधिकार, अब ये क्या है महान अधिकार पत्र, तो इनको संवैधानिक घोषणा पत्र या संवैधानिक सीमा चिन्ह भी कहा जाता है। ये जो घोषणा पत्र है उसको संवैधानिक चिन्ह भी के रूप में भी हम लोग जानते हैं या कहा जाता है। और ऐतिहासिक दस्तावेज सम्राट की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं कि इसमें सम्राट की शक्तियाँ क्या होगी और नागरिकों के अधिकार जो है वो क्या होंगे। ब्रिटिश संविधान के कुछ मूल पक्षों पर अधिकार उनका उल्लेखनीय प्रभाव है। इन अधिकार पत्रों में महत्वपूर्ण जो अधिकार पत्र है वो है मैग्ना कार्टा 1215 का, पिटिशंस ऑफ राइट जो 1628 में आया एंड बिल ऑफ राइट जो 1689 में आया, तथा ऐसे और भी बहुत सारे अधिकार पत्र हैं
तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जो जिसके द्वारा भी संविधान को कैसे चलाना है देश को, उसको इसमें संविधान के तत्व के रूप में ये समाहित होते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है अधिनियम, एक्ट्स जो होते हैं, जो टाइम टाइम पर एक्ट जो बनते हैं, ये ऐसे कानून होते हैं जिनका निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर होती रहती है या की जाती है। ब्रिटेन की अनेक राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांतों, उनके कार्यों और उनकी संरचनाओं को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन में महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस जो 1679 में बनाया गया, और स्टैट्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर्स ये आपका 1931 में बनाया गया, और मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 में बना, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1948 में बना। तो इस तरह के बहुत सारे जो एक्ट जो बनाए गए हैं, तो ये भी एक संविधान का ही भाग माने जाते हैं या उसकी विशेषताएं कही जाती हैं। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है उसमें है निर्णय विधि, जो डिसीजन मेथड्स होता है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें उसका रोल होता है निर्णयन विधि का। निर्णयन विधि क्या है? तो निर्णयन विधि जो है इसमें न्यायिक निर्णयों या अधिनियमों और अधिकार पत्रों की व्याख्या करते हैं ये सारे जो निर्णय होते हैं, तथा न्यायाधीश कुछ निर्णयों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे निर्णय औपचारिक कानून के अर्थ और विस्तार को तय करते हैं, तथा इनका जो महत्व है तथ्यों में चिन्हित है कि समान वादों के में निचले जो न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालयों के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इनमें से कुछ ने लोगों के संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं को भी तय किया जाता है। तो इसलिए ये जो न्यायिक निर्णय होते हैं, निर्णयन जो होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता होती है ब्रिटिश संविधान की। अगली जो उसकी विशेषता है वो है कि प्रचलित कानून। यह जो है न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित कानूनों का एक निकाय है। इसमें सरकार की शक्तियों तथा नागरिकों के साथ उसके संबंधों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों तथा सिद्धांतों को परिभाषित किया जाता है इसके अंतर्गत, और इनको न्यायालयों द्वारा स्वीकार एवं लागू किया जाता है। डॉक्टर आंग है के अनुसार प्रचलित कानून कानूनी बोध तथा उपयोग का वह निकाय है जिससे सदियों से बाह्यकारी तथा लगभग अपरिवर्तनशील प्रकृति ग्रहण कर ली है। तो ये उनका आंग जो हैं, डॉक्टर आंग, उन्होंने कहा है कि ये सब भी जो है एक उसका प्रकृति एक तरह से संविधान के रूप में या संविधान में वर्णित जो चूँकि वहाँ लिखित नहीं है, तो लेकिन इन सब के माध्यम से जो है वो चलाया जाता है देश का शासन। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ब्रिटिश जो है संविधान लिखित नहीं है, उसके कुछ ही अंश लिखे हुए हैं, बाकी जो है अलिखित है। और जितने भी ये रीति रिवाज, परंपराएं, ट्रेडिशंस, निर्णय, न्यायालयों के निर्णय, ये सब जो है वो एक तरह से वो उपयोगी होते हैं शासन व्यवस्था को चलाने के में सुचारू रूप से। इसके बाद है कानूनी टीकाएं। तो कानूनी टीकाएं क्या है? ये टीकाएं जो हैं ये देश के संवैधानिक कानून पर संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई व्याख्याएं हैं या पाठ्य पुस्तकें हैं। ये ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में गहरी जानकारी देते हैं। ये कुछ संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थों को भी स्पष्ट करते हैं तथा उनके विस्तार को तय करते हैं। ब्रिटिश संविधान पर कुछ प्रचलित टीकाएं हैं, और ए बी डायल की लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेजहार्ट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन तथा ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लिश इत्यादि जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं
कानूनी टीकाएँ हैं, ये भी इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये भी एक ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के रूप में हम इसको जानते और पढ़ते हैं। अगली जो ये विशेषता है वो है कि लचीला संविधान। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जो है फ्लेक्सिबल होता है वहाँ का, ब्रिटिश का। अमेरिकी संविधान के ठीक विपरीत, जहाँ अमेरिका में क्या है बहुत ही कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लेकिन ब्रिटेन में जो है वो उसकी अमेरिका की के विपरीत संविधान जो है वो काफ़ी, इसकी प्रकृति जो है वो लचीली है। इसमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संशोधन उसी प्रकार किए जा सकते हैं जिस प्रकार सामान्य कानून बनाए जाते हैं, और इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई भेद नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो बहुत ही टफ हैं, कठोर हैं, इंडिया में भी हैं, लेकिन ब्रिटेन में जो है वो एक सामान्य कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस के माध्यम से जो है वो इसमें संविधान में जब संशोधन की आवश्यकता होती है तो वो किए जाते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि एकात्मक संविधान। एकात्मकता का गुण इसमें दिखता है। ब्रिटिश संविधान एकात्मक राज्य प्रदान करता है, अतः सरकार की सभी शक्तियां जो है वो केवल केंद्र सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों का गठन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है और ये लंदन स्थित केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण से वहाँ पे काम करती है। इनके प्राधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। इन प्राधिकारों व शक्तियों को किसी भी समय पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण दिखाई देते हैं और यहाँ पे सारी शक्तियाँ जो है ब्रिटेन में केंद्र के पास होती हैं और राज्य पर सिर्फ प्रशासनिक जो कार्य किए जाते हैं वो प्रशासनिक कार्य के लिए सिर्फ राज्य को शक्तियाँ दी जाती हैं और वो भी केंद्र के द्वारा ही दी जाती हैं और वो पूरी प्रशासन जो है केंद्रीय शासन के द्वारा शासित होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है उसमें एकात्मकता के जो है गुण जो हैं वो पाए जाते हैं, देखने को हमें मिलते हैं। अगली जो विशेषता है कि संसदीय सरकार। ब्रिटिश संविधान संसदीय रूप से सरकार प्रदान करती है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से संबद्ध और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका से संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। और ब्रिटिश जो संसदीय पद्धति है उसकी विशेषता क्या है, तो राजा नाम मात्र का इसमें प्रशासक होता है और असली प्रशासक जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है। राजा राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब संसदीय शासन व्यवस्था को बनाई गई है जिसमें जो है वो जो राजा होता है वो नाम मात्र का होता है और वास्तविक जो शासन की शक्तियाँ जो होती है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय सरकार के अंतर्गत है कि सरकार वह पार्टी बनाती है जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है और पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो नियुक्त करता है। राजा या रानी जो भी है वो उसे नियुक्त करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि अपने कार्यों के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वे अपने पद पर अपने हाउस में अर्थात सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने तक बने रहते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे इंडिया में भी है कि जो भी दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है उसी को जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो राजा या रानी जो भी है वो नियुक्त करते हैं और वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उस हाउस में उसको बहुमत प्राप्त होता है। अगली जो इसकी विशेषता है, अगली मीन्स
संसदीय शासन के अंतर्गत जो अगली विशेषता है उसमें है कि राजा या रानी जो भी है प्रधानमंत्री की सलाह पर सदन को भंग कर सकते हैं। और जो दूसरी है मंत्री अर्थात कार्यपालिका के जो भी सदस्य होते हैं ब्रिटिश संसद के सदस्य भी होते हैं, और इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष नहीं होता और उनके बीच बेहतर तालमेल जो होता है उसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें क्या है कि व्यवस्थापिका मतलब जो कानून बनाते हैं और जो दूसरा चीज़ जो कानूनों को लागू करते हैं कार्यपालिका जो है, तो ये दोनों जो हैं चूँकि वो संसद के सदस्य होते हैं तो इसलिए इन दोनों के बीच जो है वो संघर्ष ना होकर क्या होता है, इन दोनों के बीच जो है वो एक गहरा तालमेल देखने को मिलता है और इस तरह से ये लोग जो है मिलजुल कर अपनी सूझबूझ के साथ सरकार को अच्छी तरह से रन करते हैं। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटिश जो संविधान है उसकी, कि वो है कि संसद का प्रभुसत्ता, जो संसद है उसका प्रभुसत्ता। इसका क्या अर्थ है? तो प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है। अतः संसद की संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो है वो ब्रिटिश संवैधानिक कानून और राजनीतिक प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में में कुछ बातें समाहित हैं, निम्नलिखित इसमें कुछ बातें हैं, उसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश जो प्रभु के अंतर्गत जो प्रभुसत्ता जो है या राज्य के भीतर जो सर्वोच्च शक्ति है ग्रेट ब्रिटेन के में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और संसद की प्रभुसत्ता जो है वो ब्रिटिश संवैधानिक कानून और राजनीतिक प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत होता है। और इस सिद्धांत के निम्नलिखित अर्थ हैं। जैसे पहला है कि ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसके स्थान पर कोई दूसरा कानून बना सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। और डीलो में एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटिश संसद किसी भी औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पावरफुल जो है पावरफुल पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और उसको सब कुछ कानून को बनाने का, निरस्त करने का, नया कानून बनाने का, पुराने कानून को निरस्त करने का, ये सभी जो अधिकार हैं वो संसद को दिए गए हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंतर्गत जो संसद की प्रभुसत्ता है, ब्रिटिश संसद सामान्य कानून बनाने की क्रियाविधि से ही जो है संवैधानिक कानूनों को भी बना सकती है। जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की कि यहाँ पे जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वो सामान्यतः जो नियम प्रोसीड्यूर है उसी के तहत ही होते हैं। मतलब सामान्य कानून और जो संवैधानिक कानून है उसमें कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। और जो संवैधानिक शक्ति तथा विधि निर्माण शक्ति के बीच कोई वैधानिक अंतर या मतभेद जो है वो नहीं होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है इसके संसद की प्रभुसत्ता के अंतर्गत वो है कि न्यायपालिका द्वारा संसदीय कानून को असंवैधानिक मानकर वैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली मौजूद नहीं है। मतलब जैसे कि अमेरिका में, इंडिया में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं तो वो है, लेकिन ब्रिटेन में जो है इसकी व्यवस्था नहीं है। मतलब न्यायपालिका द्वारा संसदीय कानूनों को असंवैधानिक मानकर वैध घोषित नहीं किया जा सकता है। और इसका अर्थ यह है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वे न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है वही इम्पोर्टेंट जो है वो कानून बन जाता है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की वो है कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ कानून का शासन का सिद्धांत ब्रिटेन की संवैधानिक पद्धति का एक मूलभूत विशिष्टता है रूल ऑफ लॉ। और यह कानून को सर्वोच्चता प्रदान करती है और इसलिए इसलिए यह जो है उसे आदेशित करती है कि सरकार को कानून के अनुसार
और कानून की सीमाओं में ही रहकर काम करना होगा। जो भी कानून है उसके अनुसार उसकी सीमाओं में रहकर ही काम करना होगा। ऐसा नहीं कि वह उसकी सीमाओं से बाहर जा सकता है। कानून के अनुसार, रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो है वो शासन जो है वो चलता है ब्रिटेन में। और यह एक आधारभूत महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। इस पे प्रोफेसर डाइसी हैं, A.B. डाइसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 1885 में प्रकाशित हुई में उन्होंने कानून के शासन की 3 अर्थ जो है इसके बतलाए हैं। और उसमें जो पहला अर्थ उन्होंने बताया है वो कहा है कि निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस बात की चर्चा जो है इसका अर्थ है कि किस व्यक्ति को कानून को तोड़ने के, अगर वो तोड़ता है तो उसे दंडित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई हैं डाइसी ने कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात न्यायालयों द्वारा प्रशासित जो देश है, देश के आम कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वह गरीब हों, अमीर हों, ऊंचे हों, छोटे हों, अधिकारी हों या गैर अधिकारी हों, सभी के बीच उसकी कानून की समानता होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है डाइसी ने कि व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी जाती है और संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा परिभाषित और परिवर्तित व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायिक निर्णयों से जो है वो प्रवाहित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बल्कि कानूनी जो डिसीजंस हुए हैं कानूनों की, जैसे बिल ऑफ राइट्स, पिटिशंस ऑफ राइट्स, जितने भी राइट्स ये मिले हैं वो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से मिले हैं ब्रिटेन में। अगली जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटिश जो संविधान है उसकी विशेषता है कि संवैधानिक राजतंत्र। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो राजतंत्रीय राज्य है और इसको सीमित जो है वंशानुगत जो है राजतंत्र भी कहा जाता है। राजा प्रमुख वंशानुगत राजा है। जो राज्य है वो प्रमुख वंशानुगत जो है वो राजा है और रानी होती है, राजा या रानी हो सकता है। और सर्वोच्च कार्यपालक जो है सत्ता का प्रतीक, यानी कि जो ताज होता है, क्राउन, उसका प्रतीक है। परंतु राजा या रानी केवल राज्य करते हैं, शासन नहीं चलाते। इन शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। और अपनी गतिविधियों के लिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद और अंतःगत्वा मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और ताज और राजा के बीच वही अंतर है जो एक संस्था के रूप में राजा और एक आदमी के रूप में राजा के बीच में होता है। दूसरे शब्दों में अगर राजा एक व्यक्ति है वही ताज एक संस्था, अर्थात राजशाही की संस्था है। राजा नरेश्वर है परंतु ताज जो है अनरेश्वर है। अतः जो यह बात ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित है कि एक वक्तव्य से स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होती है, राजा जो है वो मृत है और राजा अमर रहे, राजा मृत है, राजा अमर रहे, जिसका अर्थ है कि सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति मर गया है परंतु राजशाही की संस्था जो है वो आज भी जीवित है। क्योंकि अधिकार तो मंत्रिमंडल के पास होते हैं, उस गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे, तो एक तरह से जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो जीवित है और राजा जो है एक तरह से उसको मृत जो है वो घोषित किया गया है। ये उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से अभी भी राजतंत्रात्मक वहाँ शासन है, लेकिन जो शासन में जो ताज है या सिंहासन जो है
वो जीवित है, ये नहीं कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो बैठता है उसका उस वास्तविक उपयोग जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं, या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो है वही करता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि द्विसदनीय पद्धति। यहाँ पे द्विसदनीय पद्धति है ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद जो है वो द्विसदनीय है, अर्थात इसमें 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो उच्च सदन है और राज्यसभा होता है जैसा कि इंडिया में है, और यह दुनिया का सबसे पुराना सदन है। इसमें लॉर्ड्स होते हैं, रईस लोग जो होते हैं, और सामंत होते हैं। जो पुश्तैनी रईस या सामंत लोग होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंतर्गत, जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के अभिजात तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में इसमें जो है 1150 मनोनीत सदस्य और 7 विशेष रूप से आते हैं। अधिकांश में यह एक वंशानुगत निकाय है। अगर अधिकांशतः देखें तो यह एक वंशानुगत निकाय होता है, जैसे कि इंडिया वगैरह में इसका चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पे जो है ये वंशानुगत एक तरह से संस्था होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अधिक महत्वपूर्ण होता है, और यह शक्तिशाली सदन होता है। यह दुनिया का सबसे पुरानी जो है लोकप्रिय विधायी संस्था है। इसका गठन आम वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, और वर्तमान में हाउस ऑफ कॉमन्स वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से निर्वाचित 659 प्रतिनिधि इसमें होते हैं। तो ये है ब्रिटिश जो संविधान है उसकी विशेषता है। ब्रिटिश संविधान, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो है दुनिया की सबसे प्राचीन जो है पुराना जो है वो संविधान है, और ये जो जनतांत्रिक प्रणाली जो है वो सबसे पुरानी जनतांत्रिक प्रणाली जो है ब्रिटेन की ही है, और एक तरह से उसको बोले तो यह एक तरह से इसकी जननी है, संविधानों की जननी के रूप में हम इसको मानते हैं। और जो भी इसकी विशेषता है, तो चूँकि ये अलिखित संविधान इसकी पहली विशेषता है, तो जितने भी परंपराएं हैं, रूल्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, निर्णयन हैं, ये सभी जो होते हैं वो सब से मिलकर जो है वो संविधान का निर्माण होता है। और संविधान के कुछ ही अंश जो हैं वो लिखित हैं, बाकी सभी इन्हीं जो निर्णय होते हैं, जो एक्ट अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, बनते हैं, उसी के आधार पे जो अधिनियम है, महानपत्र है, निर्णय विधि हैं, और प्रचलित जो कानून हैं, कानूनी टीकाएँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के आधार पे वो चलती हैं। ब्रिटिश संविधान, जैसा कि हमने देखा कि यह एक लचीला है, इसमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से सिंपल कानून के लिए होती है उसी तरह से। और जो एकात्मक संविधान है, यहाँ पे एक केंद्रीय शक्ति के माध्यम से ही जो है वो शासन किया जाता है। दूसरी जो है जो संसदीय सरकार है, इसमें 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स के माध्यम से जो होती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं, जो ब्रिटिश संविधान है इसकी विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न रख सकती हैं या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। जो लोग नए हैं इस वीडियो को, बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल क्लासेस यूजी एंड पीजी के लिए चलता है, पीजी से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो आप इसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें घर बैठे जो है अपने यूजी के कोर्स को और पीजी के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपको जो समझ में आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर दी वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।